तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मेलुआ जो था वो एक ऐसा प्रदेश था जहां पर सबसे अधिक नाव बनाए जाते थे, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नावों को बनाने का प्रचलन शुरू हो चुका था और ये नाव कई तरह के होते थे। इसीलिए मेलुआ का जो क्षेत्र था उसे नावों का नगर भी कहा जाता था। मेलुआ नगर के द्वार पर एक जीव के कुछ बोल सकते हैं पात्रों में चित्र मिले हैं। ये पात्र जो है ये भी पीतल और तांबे के बने हुए हैं, जिन पे हाजा नामक जीव का कुछ चित्र अंकित है। ये हाजा और कुछ नहीं मोर के प्रतीक हैं। और वहाँ पर जिस तरह का बात लिखा गया है जिसमें पुरातत्व वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ पर अर्थात मेलुआ जो प्रदेश था वहाँ पर जिन भी जहाज़ों को तैयार किया जाता था उसमें हाजा नामक अर्थात मोर की आकृतियाँ बनाई जाती थी। यहाँ मोर को भी बहुत ही एक बोल सकते हैं शुभकामना वाली वस्तु मानी जाती थी या ऐसा जीव माना जाता था जिसका वो लोग बहुत आदर करते थे। और कई जगहों पर मोर के लिए बहुत तरह की बातें लिखी गई हैं। मोर के विशेष तरह के जो चित्र हैं वो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के संबंध को बताते हैं। जहाँ मेसोपोटामिया के जो राजा के मुख्य जो स्तंभ थे उनमें यही चित्र और ये इन्हीं प्रकार के जो मोर के चिन्ह हैं वो पाए गए हैं। इस तरह से ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था वो 2350 ईसा पूर्व से बहुत ज़्यादा प्रगढ़ हो चुका था और इनके बीच का जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा मजबूती से चल रहा था और बहुत ही चरमोकर्ष पर था। ये दोनों का व्यापार जो था ये मुख्य रूप से जहाज़ों के द्वारा होता था, जो जल जहाज होते थे। और ये जल जहाज कहाँ तैयार होते थे? ये मेलुआ नामक नगर में तैयार होते थे जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध प्रदेश था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड बहुत सारे मिले हैं। ये मृद भांड जो होते थे ये मट्टियों और धातुओं से बने पात्र होते थे। इसमें अधिकतर जो पात्र हैं ये सुसज्जा के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे हमारे घरों में बहुत से ऐसे आपको चीज़ मिल जाएंगे जिसे हम लोग सजाने के लिए उपयोग करते हैं, डेकोरेशन के लिए करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी लोग सजावटी के शौकीन थे। वे भी विदेशों से ऐसे ऐसे पात्र लाते थे, ऐसे ऐसे बर्तनें लाते थे जिनका उपयोग वो घरों को सजाने के लिए करते थे। जैसे बड़े बड़े मग हो गए, गमले हो गए। कई जगह पर ऐसे धातुओं से बने पात्र भी मिले हैं जिन पे ओमान और साथ ही साथ मेसोपोटामिया के बहुत सारे चिन्ह हैं और उनमें सांडों के जो मुंह का छाप होता है वो भी मिला है। सांडों के जो मुंह का चिन्ह होता है वो भारी मात्रा में मिला है। कई जगहों पर जितने पात्र हैं उनमें एक सिंघा और कई जगहों पर मोर और साथ ही साथ गायों के भी चिन्ह मिले हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि इन सभ्यताओं में जो व्यापार होता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शिल्पकार का भी होता था। देखिए जितने भी पात्र मिले हैं या जितने भी बर्तन मिले हैं जो सजावटों के लिए उपयोग किया जाता था उसमें अधिकतर बर्तन जो थे वो चाक पे बनाए गए थे। चाक अर्थात जो कुम्हार उपयोग करते हैं उन चाकों पर तैयार किया गया था। हाथों से बनने वाले जो जितने भी बर्तन थे वो उसकी मात्रा कम है, लेकिन चाक से बनने वाले बर्तनों की मात्रा अधिक है और ये बहुत बड़े बड़े होते थे। तो इस तरह से इनका उपयोग जो है ये विशेष रूप से पूजा स्थलों और कुछ ऐसे बोल सकते हैं अनुष्ठानों में किया गया होगा जहाँ पर इसके द्वारा विशेष पूजा की जाती थी। जिस तरह आज हम लोग छठ पूजा करते हैं या वैसे पूजा करते हैं जिनमें इन बर्तनों का उपयोग तो करते ही हैं, उसी तरह उस समय में इन पात्रों का उपयोग भी किया जाता होगा। और पुरातत्व वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इन बर्तनों का जो उपयोग है ये बहुत जगह सजावटों के लिए भी हो सकता है और पूजा स्थलों में उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ओमान और मेसोपोटामिया का जो संबंध था ये पूरा तरह से हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। देखिए मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता का जिस तरह संबंध बताया जाता है इसमें एक और वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा इन दोनों को जोड़ती है, दोनों सभ्यताओं को जोड़ती है। ये है मनके। देखिए मनके क्या होता था, जिस तरह आज हमारे जितने भी महिलाएं हैं वो डिजाइनदार बोल सकते हैं नेकलेस पहनती हैं, हार पहनती हैं और किसी प्रकार के वो गले में जब आभूषण रखती है तो उसी प्रकार उस समय में भी मनकों का उपयोग किया जाता था। ये मनके जो होते थे ये पंचमढ़ी, उसके बाद सलखंडी और कई प्रकार के तरासे गए पत्थरों से बने होते थे। इनमें अधिक मात्रा में तरह तरह के ऐसे बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया था जिसे वे एक सूते में पिरो करके पहनती थी। ये सूते जो होते थे ये कपास के बने होते थे। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इनका आकार गोलाकार, चौकार और कई प्रकार के बेलनाकार होते थे। इस तरह से मनकों का उपयोग भी बहुत भारी मात्रा में हुआ है।
मनकों का व्यापार भी होता था और महिलाएं जो थीं वो धातुओं से बने मनकों का भी उपयोग करती थी। जिस तरह से आज सोने चांदी के भी बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, उसी प्रकार उस समय मनकों को तैयार करने में भी धातुओं का उपयोग होता था। कई जगहों पर ऐसे भी मनके मिले हैं जिन पर धातुओं का आवरण चढ़ा हुआ है और कई जगहों पर पत्थरों से बने मनके भी प्राप्त हुए हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आभूषण का प्रचलन हो रहा था। कि हड़प्पा सभ्यता के लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए इन लेखों को पिक्टोग्राफी कहा जाता है। ये लेख जो है इसमें अधिकतर चित्रों का उपयोग किया गया है, जिसे लिखने का क्रम जो है वो बाएं से दाएं है और इसमें जितनी भी प्रकार की लिखावटें हैं वो शिल पत्रों में लिखा गया है। कई जगहों पर धातु के पत्रों में भी नहीं लिखा गया है और इसके कुल 4000 नमूनों को खोजा जा चुका है। अभी तक 300 से 400 नमूनों को कुछ अध्ययन करके पता किया गया है कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, किंतु अभी भी यह अध्ययनहीन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिक्टोग्राफी द्वारा जो जितने भी तरह के इसमें लेख लिखे गए थे, ये कल्चर जो था ये अभी तक रहस्य है कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। बहुत जगह पर ऐसे चित्र बने हैं जिसे समझना हमारे पुरातत्व विभाग के लिए बहुत कठिन भरा है, लेकिन लगातार संघर्ष किया जा रहा है और हर प्रकार के लेखों को डिकोड किया जा रहा है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और सारी जानकारियां हासिल की जा सके। देखिए, जब इसका उत्खनन हुआ था, अर्थात जब अंग्रेज रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी द्वारा इन चीज़ों का उल्लेख करवा रहे थे, तो हो सकता है कि बहुत बहुमूल्य वस्तुएं अंग्रेज यहाँ से ले जा चुके होंगे। और ये श्योर था, क्योंकि अंग्रेज अपने जितने भी बहुमूल्य वस्तुएं पाते थे उन्हें वो अपने देश ले जाते थे। तो ये हो सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई बहुमूल्य वस्तुओं और बहुमूल्य चीज़ों को अपने देश ले गए होंगे। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता का अभी पूरा जानकारी हमें नहीं मिला है। जिस तरह के वहाँ खंड मिल रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पात्र मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं, एक संदेह दिखाते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने लय से टूटा हुआ है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ा भवन होता था। इस भवन को अन्नागार कहते थे, अर्थात कोठार। कोठार का इसलिए उपयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में फसलों को, अनाजों को रखा जाता था। इन अनाजों का उपयोग जो था वो अधिकतर ऐसे समय में किया जाता था जब देश में आपातकाल हुआ हो या देश में किसी भी प्रकार का फ्लड आया हो, जैसे कि भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या देश में अकाल पड़ने लगा, या हो सकता है कि देश में कभी खेती नहीं हुई, तो उस समय इन जितने भी अन्नागार होते थे, जितने भी कोठार होते थे, उनका उपयोग होता था। देखिए, कोठार का जो आकार होता था ये बहुत बड़ा होता था और इसकी एक कोठार जो है वो लगभग 12 से 15 मीटर चौड़ा होता था और इसकी लंबाई जो होती थी वो 45 से 46 मीटर तक होती थी। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में कुल 6 कोठार पाए गए हैं जो नदियों के मुहाने पर आते हैं। इसमें 2 दरवाजे होते थे। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का जो नगर के जो भवन है ये 2 मंजिला तो थे ही, साथ ही जो निचला भवन था उसमें आंगन भी होता था, अर्थात आंगन जो होता था उसके चारों ओर से घरों से घिरा हुआ होता था और इस आंगन में एक तरह से बोल सकते हैं कि तकलियाँ जो सूत काटने में उपयोग की जाती थी और दूसरी ओर एक बोल सकते हैं कि चूल्हा पाया गया है। कई जगहों पर कुएं भी पाए गए हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी तरह की नगर व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी। जो देखिए ये कोठार पाए गए हैं, इनका ऐसा साक्ष्य है कि इनको बनाने के लिए पहले ईंटों से बना हुआ चबूतरा होता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। ये पत्थर जो होते थे ये पूरी तरह समतल होते थे, जिन पर बीजों को या फसलों को रखा जाता था। और कई जगह पर फसलों को अनाज बनाने के लिए या फसलों से अनाज को निकालने के लिए ऐसे सिलपट या ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था जिन पे मार कर या जिन पे फसलों को मार के भूसे को अलग किया जाता था और उन फसलों को या उन अनाजों को इन कोठारों में रखा जाता था। ये कोठार जो होते थे ये व्यापार के लिए भी उपयोग किए जाते थे और यहाँ पर जो माप तौल की पद्धति थी बहुत ही ज़्यादा प्रगढ़ हो गई थी। इन्हीं माप तौल के द्वारा एक तरह से फसलों का आदान प्रदान करके इसका व्यापार किया जाता था। इसके लिए विदेशी से लोग जो होते थे वो यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुओं को खरीदने आते थे, जैसे लकड़ी से बने वस्तुएं, धातुओं से बने वस्तुएं, औजार और फसल, जैसे आप तिलहन, दलहन, चावल, गेहूँ, इनका वो व्यापार करते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं का व्यापार होता था उन पे मोहरों का भी निशान मिला है। ये मोहरों को एक तरह के बोल सकते हैं यंत्रों द्वारा दिया जाता था जो
बिल्कुल आज के ज़माने के जो मोहर होते हैं, जिस तरह जिसे हम स्टंप कहते हैं, उनके जैसा होता था। इसमें एक विशेष प्रकार के लोगोज होते थे। जिस तरह आज के समय में हम लोग विभिन्न कंपनियों के अलग अलग लोगो दिखते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास का अपना लोगो है, रिलायंस कंपनी का अपना लोगो है, एयरटेल का अपना लोगो है, टाटा का अपना लोगो है। उसी तरह ये भी लोगो का उपयोग करते थे। ये लोगो जो होता था, ये या बोल सकते हैं ये जो चिन्ह होता था, ये एक व्यापार के जरिए किया जाता था। इसका उपयोग एक व्यापार में होता था। जैसे आज हम लोग कोई सामान किसी ऑनलाइन कंपनी से मंगाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, उसमें पैकिंग होता है और उस पर एक टेप लगा होता है और वहाँ पर उस टेप के ऊपर उस कंपनी का क्या होता है, होलोग्राम दिया होता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जब भी कोई व्यापार होता था या कोई संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान गुप्त रूप से भेजा जाता था, तो उसमें एक पट्टिका या बोल सकते हैं कि कपड़े को ढक करके उसको पूरी तरह से गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। उस गीली मिट्टी के ऊपर एक मोहर चिपकाया जाता था जो उस बोल सकते हैं अधिकारी या वहाँ के राज शासन का होता था या किसी विशेष निजी कंपनी का या निजी लोग का होता था, जिससे यह पता चलता था कि उसे खोला नहीं गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो शासन प्रणाली जो था ना, ये बहुत अजीब अभी भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी राजाओं का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, वहाँ पुरोहितों का तो जिक्र है, लेकिन यह माना जाता है कि वहाँ जो शासन तंत्र था वो वहाँ के अमीर वर्ग चलाते थे। ऐसे वर्ग जिनके पास ज़्यादा धन था या जो उचली या बोल सकते हैं जो बहुत अमीर थे या जो जिनके हाथ में सेना थी, तो ऐसे वर्ग जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत थे या पुरोहित जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनके हाथ में हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था था। वे जो भी फैसले लेते थे उनका आदर सभी लोग वहाँ करते थे। अच्छा, यहाँ पुरोहित जो है वो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि उनका कुछ आकृति भी मिला है, कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनमें पुरोहितों ने जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं, उस कपड़े को देख सकते हैं कि उन्होंने एक शॉल लिया है जो एक और से एक कंधे पे दिया गया है। हम लोग के जो बॉलीवुड के जो हीरो हैं, नायक हैं, अमिताभ बच्चन जी इसी तरह का शॉल लेते हैं। तो हो सकता है कि उस ज़माने में भी जो शॉल लेने का प्रचलन था कुछ इसी तरह का था, और जो ये सदी चलते आ रहा है इसी तरह का शॉल का सिस्टम जो था वो वहाँ के पुरोहित करते थे। ये पुरोहितों के जो दाढ़ी होती थी ये एक अलग डिजाइन से बने होते थे। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह उनके दाढ़ी जो थे वो रेशेदार होते थे तथा उनके माथे के ऊपर एक सफ़ेद रंग की पट्टी होती थी जिससे वो अपने बाल को पीछे करने में उपयोग करते थे। ये अपने हाथ के कलाई में एक तरह से ताबीज़ पहनते थे और इस ताबीज़ के द्वारा हो सकता है कि वो कई तरह के कर्मकांड करते हो या फिर वो आस्था में बिलीव करते हो। तो यह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित जो थे वो बड़े बड़े मंदिरों में रहते थे और उनके द्वारा कहे गए बातों और कहे गए वचनों को हड़प्पा लोग मानते थे। हड़प्पा में बहुत मूर्तियाँ भी ऐसी मिली हैं जिन्हें सजावटी के लिए उपयोग किया जाता था। ये मूर्तियाँ जो थी ये मोम की बनी हुई मूर्तियाँ होती थी और कई बार ये पत्थरों की मूर्तियाँ होती थी जिन्हें घर में सजावट के लिए उपयोग किया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर कई ऐसे मोहरे भी मिले हैं जिनमें एक योगी का चित्र है। यह योगी जो है इसके 3 मुख या 4 मुख हैं और इसे पुरातत्विक वैज्ञानिक जो हैं इसे पशुपतिनाथ कह रहे हैं। उनके आधार पे ये पशुपति जो है वो शिव का एक अवधारणा है या शिव की एक मूर्ति है जिसका अनुसरण करके इस चित्र को तैयार किया गया है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह इन छोटे छोटे शिलपट्टों में शिव की मूर्तियां बनाई गई हैं और इन शिव की मूर्ति या शिव की आकृतियों को ही एक तरह से हड़प्पा सभ्यता का पशुपति जो बहुत बड़ा विशेष देवता माना जाता था। देखिए यहाँ पर एक बात और भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपति की मूर्तियाँ हैं इनके अगल बगल में एक बाघ, एक हाथी, वहीं दूसरी ओर एक गेंडा और एक गाय का चित्र मिला है तथा इसके जो नीचे वाले भाग हैं जहाँ पर ये मूर्ति या ये पशुपति जो बैठे हुए हैं उनके जो सीट है अर्थात जिस चीज़ पे ये बैठे हैं उसके नीचे 2 हिरणों का भी चित्र मिला है। इस तरह से हम ये जान सकते हैं या हमें यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति नाथ का भी पूजा होता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो बाहरी आवरण था या जो बाहरी बोल सकते हैं मेन गेट था जिसे मुख्य दरवाज़ा हम कह सकते हैं, वहाँ पर एक ताम्र पत्र मिला है जिस पर आप एक ऐसे साइन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था जो वहाँ पर लगाया गया था। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाहरी द्वार के ऊपर में जो बड़ा सा एक पात्र के ऊपर कुछ लिखी गई घटनाएं थी
उसे अंकित किया गया था। फोटो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो साइन लैंग्वेज के द्वारा इन बातों को लिखते थे। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी, इसलिए यहाँ पर मुख्य द्वार 2 क्षेत्रों में पाया गया है, जहाँ एक पश्चिम और दूसरा दक्षिण की ओर मिलता है। ये दोनों दरवाजे जो है ये बहुत बड़े होते थे और इन्हें अलग अलग बड़े बड़े स्तंभों से जोड़ा गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक अजीब बात थी, यह व्यापार के लिए तौले का उपयोग होता था। हमने आपको पहले बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मापतौल की प्रथा थी, इसमें सामानों का आदान प्रदान होता था, लेकिन इसे तौला जाता था। अर्थात उस समय भी जो पाव होता था, जैसे एक पाव में 2500 ग्राम होता है, इस प्रकार की पद्धति वहाँ पर विकसित हो चुकी थी। और कई चित्रों और कई ऐसे साक्ष्यों में ये पता चलता है कि वहाँ पर जो व्यापार होता था वो व्यापार तौलने के हिसाब से होता था, मतलब माप तौल के आधार पर वहाँ व्यापार किया जाता था। और देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो ये पूरा तंत्र था, इसे आज के ज़माने के मापतौल की पद्धति से भी अपनाया गया है। अर्थात जिस तरह आज हम लोग बटखरों का उपयोग करते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे बाट मिले हैं जो 1 केजी 2 केजी और उससे भी ज़्यादा के होते थे। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी आज के क्षेत्र से। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या घटनाएं हुई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक की भी खोज हो चुकी है। ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसमें स्वास्तिक का आकार है। ये स्वास्तिक जो है ये हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह हैं, जिसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, और अभी भी हम लोग इन स्वास्तिकों का उपयोग करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंडस क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता फला फूला था, अर्थात जो सिंधु घाटी क्षेत्र में जो सभ्यता फला फूला, इसमें हिंदू की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू धर्म का जो पूरा वन निर्माण या बोल सकते हैं जो इनका उदय था, वो हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ये हिंदू जो था ये इंडस या बोल सकते हैं इंडस से उत्पन्न हुआ शब्द था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो ये पूरा घटना था, जिस तरह से इसका विनाश हुआ, इसके बारे में अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बहुत बार यहाँ के नगर बसे और बहुत बार उजड़े, कई जगहों पे ये दावा किया जाता है। A.N. राव के द्वारा ये कहा गया कि ये जो शहर था ये हर 5 वर्ष में उजड़ते थे और फिर बस जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय अस्थिर सभ्यता थी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता बनी और हड़प्पा सभ्यता का जो विकास था वो हुआ। आशा करते हैं ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।